Today we'll be starting the next topic, Gauss law. देखो सबसे पहले तो हमें समझना है गॉस लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं और मतलब ये लॉ किस चीज के बारे में बताएगा। तो देखो ऐसा है, अगर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इसकी है ना लेके चलेंगे क्या हो सकती है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक हमें निकालनी आती है ना, r डिस्टेंस पर kq बाय r स्क्वायर। अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो जाएं, मेनी चार्जेस, तो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, 1 बाय 1। एक चार्ज की निकालोगे है ना, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, और फिर सबको ऐड अप करोगे वेक्टोरियली। क्लियर? ओके। अब अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और वो रैंडम प्लेस्ड है, मतलब कोई सिमेट्री नहीं है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब रैंडमली हियर एंड देयर कहीं पर भी प्लेस्ड है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो आप 1 बाय 1 निकालोगे। पहले एक की निकालोगे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ठीक है। और अगर बहुत सारे चार्जेस बड़े सिमेट्रिकली अरेंज्ड हो, मतलब जैसे कि एक वायर, स्ट्रेट वायर, उसके ऊपर बहुत सारे क्या है चार्जेस है, तो इसमें ये रैंडमली तो नहीं हुए ना, ये एक सिमेट्री में क्या है चार्जेस अरेंज हैं। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो भी प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम। एक की वजह से निकालोगे, फिर दूसरे की वजह से, फिर तीसरे की वजह से, और फिर सबको क्या करोगे आप, ऐड अप करोगे। ठीक है? तो बेसिकली जब हम कूलम्स लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बिकॉज ऑफ मेनी चार्जेस, तो चाहे चार्जेस रैंडमली पड़े हुए हों या बड़ी सिमेट्री में अरेंज्ड हों, मेथड क्या रहता है, सेम, और वो बड़ा लेंथी है, 1 बाय 1 हर एक की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और ऐड करना। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ का यूज क्या होगा, अगर चार्जेस सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं, मतलब किसी स्फीयर के ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, किसी रॉड के ऊपर क्या है चार्जेस को आपने प्लेस किया हुआ है, बहुत लंबी रॉड है, इस तरह से, मतलब चार्जेस की पोजीशन में कुछ सिमेट्री हो, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना काफी इजी हो जाता है यूजिंग गॉस लॉ। कोई कहे कि गॉस लॉ की जरूरत क्या है, क्यों हम एक नया लॉ पढ़ना चाहते हैं जब कूलम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर क्या है कि कूलम्स लॉ दोनों सिचुएशंस में कोई फर्क नहीं करता। कौन सी दोनों सिचुएशंस, कि चार्जेस रैंडमली पड़े हुए हों या सिमेट्रिकली हों, दोनों में ही मेथड क्या है, सेम, 1 बाय 1 निकालो और ऐड अप करो। बट अगर चार्जेस सिमेट्री पे प्लेस्ड हैं, मतलब उनकी पोजीशंस में, उनकी प्लेसमेंट में कुछ सिमेट्री है, तो हम इस लॉ को यूज करके बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप देखोगे कि ये कोई नया लॉ नहीं है, ये कूलम्स लॉ को ही एक अनदर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्लियर है? और इसका फायदा किस में होगा, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस की जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। क्लियर कि हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं आफ्टर कूलम्स लॉ। यू गॉट दिस थिंग, समझ में? ओके, बहुत अच्छे। अब देखो क्या है, गॉस लॉ को समझने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स? अभी कुछ मत लिखो, पहले ध्यान से समझो। आपको सबसे पहले समझना है कि फ्लक्स क्या होता है। देखो फ्लक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लक्स। देखो फ्लक्स का जो लिटिल मीनिंग होता है वो होता है टू फ्लो। फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, टू फ्लो। और फ्लक्स का मीनिंग समझने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं और फिर वहां से समझते हैं कि फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल है। देखो लेट्स से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम पहले केस को सिंपल रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में
सपोज करो आपने एक लूप को रख दिया, इस तरह से आपने एक लूप को रख दिया, और अगर मैं दिखाऊं, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपने एक हॉलो लूप को, अभी तो रजिस्टर है ना, किसी को ये चिंता हो जाएगी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, हॉलो है, मतलब तो आपने एक लूप को ऐसे रख दिया। यू गॉट दिस? अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस लूप में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इसमें से पास कर रही हैं, ठीक है? ओके, आपसे कैसे फ्लक्स, अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस लूप? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दिस लूप। इस लूप में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ये लैंग्वेज का मीनिंग क्लियर होता है? आपसे क्या पूछा जाएगा? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू फ्लो, फ्लो। तो किसका फ्लो पूछ रहे हैं आपसे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई आपसे कहता है कि व्हाट इज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस लूप, तो वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे? हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दिस लूप। ये क्लियर? पुट आउट दिस। ओके, गुड। अब देखो, हमारे पास फ्लक्स निकालने के लिए एक एक्सप्रेशन है। फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है? E डॉट ए। किसी भी प्लेन लूप से आपको क्या बताना हो कि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दैट लूप। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है निकालने के लिए? E डॉट ए। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सबसे पहले वहां पर क्या ड्रॉ करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? यू गॉट दिस थिंग? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है? Got it? और उसका डॉट प्रोडक्ट किससे लोगे आप? एरिया वेक्टर। नाउ व्हाट इज एरिया वेक्टर? किसी भी फ्लैट सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज एरिया वेक्टर? अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ दिस फ्लैट सरफेस। और एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। और इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा एरिया पे। छोटा एरिया तो छोटा एरिया वेक्टर, बड़ा एरिया हो जाएगा जैसे बोर्ड होगा तो बड़ा एरिया वेक्टर। ठीक है? कोई डाउट इसमें? अब नो डाउट इसका एरिया वेक्टर ऐसे भी दिखा सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं। सरफेस की क्या होता है? परपेंडिकुलर। कोई भी डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो। यू गॉट इट? तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस लूप, तो सबसे पहली बात इसका मीनिंग क्या है इस बात का? हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दिस लूप। हम कैसे निकालेंगे? E डॉट ए। इसमें E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। A क्या है? एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू व्हाट? सरफेस ऑफ दिस फ्लैट सरफेस। तो ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे बना देते हैं, ये आपका क्या है? एरिया वेक्टर। कोई डाउट? ठीक है? तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी लूप इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। और ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है E A cos theta। E is electric field, A is area vector, theta is the angle between E and A। वेरी गुड। और जैसे कि हम अगर इस केस में इसको अप्लाई करें अपने इस केस में, तो क्या हो जाएगा जी? फ्लक्स, फ्लक्स का एक्सप्रेशन जनरल क्या है? E डॉट A। तो E A cos theta। ठीक है? तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो गया? E। क्योंकि थीटा क्या है? जीरो। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है? और
थीटा 0 होगा तो cos थीटा की वैल्यू 1, और ये कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम। cos थीटा की इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, तो फ्लक्स ये कैसा हुआ? मैक्सिमम फ्लक्स। क्लियर? यू गॉट दिस? तो ये जो एक्सप्रेशन है ना फ्लक्स, इसकी वैल्यू आपको क्या बताएगी? अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास कर रहा है, कम? ज्यादा। और इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू कम आएगी, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा पास कर रहा है? ज्यादा या कम? अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, दैट मींस नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दैट लूप। ये कर, तो हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें अब समझने के बाद, तो क्या कर सकते हैं? फ्लक्स it is proportional to net electric field passing through flux. It is proportional to net electric field passing through a surface. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, उतनी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा। जितनी कम आएगा, उतनी क्या हो जाएगी? कम। कोई भी डाउट इसमें? ये कर, वेरी गुड। और एक और सिंपल केस बना लेते हैं जी। वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है जी, सपोज करो ये सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। माइंडेड हमने केस स्पेशली कौन सा लिया हुआ है फिलहाल? यूनिफॉर्म। और आपने सरफेस को सपोज ऐसे रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं। सपोज करो आप क्या कर रहे हो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है? पहले हमने सरफेस को ऐसे रखा था, अब कैसे रखा है? अब इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। ठीक है? तो दोनों को ड्रॉ कर देते हैं। पहले मैथमेटिकली डील करने से पहले क्या लगता है आपको, अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है कि नहीं कर रही है? सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रही है, सरफेस को स्लाइड करके कर रही है। इस में से कुछ नहीं निकल रहा है, पहले तो इसमें से पास कर रही है, और अब क्या हो जाना चाहिए? जीरो। तो लेट्स सी, जो हम सोच रहे हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं। देखो जी, इधर देखो, ये क्या है आपका एरिया वेक्टर, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल कितना हो गया? 90। फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या था आपके पास? E डॉट A, और ये क्या हो जाएगा? E cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? नाउ इट विल बी व्हाट? 0। Why? थीटा इज 90, cos थीटा इज 0। ये कर कोई डाउट इसमें? नो सर। तो फ्लक्स 0 मींस नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दैट। कोई भी डाउट? ठीक है? और ये तो दो स्पेशल केस लिए हैं हमने, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होने वाला है कुछ। और जनरल केस आप ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है? जनरल केस क्या हो सकता है कि आपने क्या किया हुआ है, ना ऐसे रखा हुआ है ना ऐसे रखा हुआ है, किसी क्या रखा हुआ है? एंगल पे रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया वेक्टर, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, और एरिया वेक्टर क्या होने वाला है? सरफेस के क्या? परपेंडिकुलर। यू गॉट दिस थिंग? ठीक? तो इस केस में फ्लक्स क्या कहलाएगा? E डॉट व्हाट? A, एंड इट विल बी EA cos
कोई भी डाउट इसमें? ठीक है, ओके। और हम E डॉट A ये एक्सप्रेशन जो फ्लक्स का लिख रहे हैं, तो इसमें अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हाँ जी, E इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये नहीं होगा। क्या होगा आप देखोगे। ये क्लियर? यू गॉट दिस थिंग? ओके। और बड़ी सिंपल चीज, एसआई यूनिट्स क्या होने चाहिए फ्लक्स के? फ्लक्स इज E a cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के एसआई यूनिट्स न्यूटन पर कूलम और एरिया के मीटर स्क्वायर। ठीक है? दिस इज नंबर, प्योर नंबर। नो यूनिट्स। कोई भी डाउट? तो ये बात समझ में आती? ठीक है? तो अभी हमने सिंपली क्या समझा है कि अगर आपके पास कोई फ्लैट सरफेस है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा गया है, और आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस सरफेस, तो इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहली बात, दैट मींस हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दैट सरफेस। ठीक है? निकालेंगे कैसे? E डॉट A, E is electric field, A is area vector, well, at that surface. ठीक हो गया? And theta is the angle between electric field and area vector. Area vector क्या है? Perpendicular to surface. Direction क्या होती है? Perpendicular to surface. कोई डाउट? ठीक है? और as per our expectation, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? इस डायरेक्शन में थी, और आप अगर किसी लूप को ऐसे रखोगे तो ऑब्वियसली उसमें से क्या पास करेंगी? मैक्सिमम। और ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएंगी? मिनिमम, जीरो। मिनिमम तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जीरो, बिकॉज यू विल सी कि फ्लक्स नेगेटिव भी होता है। कैसे होता है वो देखोगे आप। ये क्लियर? कोई डाउट इसमें जी? एनी प्रॉब्लम? ओके फाइन, तो यहाँ तक पहुंचो। अब देखो, अगर कोई फ्लैट सरफेस है उसके लिए तो हमने फ्लक्स डिफाइन कर दिया, E डॉट A सिंपली। अब हमें क्या डिस्कस करना है? सपोज करो कोई आपकी कोई क्लोज सरफेस है, हमें ये समझना है। Flux through a closed surface. Closed surface मतलब let's say इस रीजन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है? और आपसे वो कहता है कि यहाँ पर एक क्लोज सरफेस है बैलून शेप का। क्लोज मींस बंद, कहीं पर कोई वे नहीं है इनसाइड जाने का या बाहर आने का। क्लोज्ड सरफेस, वो ओपन नहीं है कहीं से भी। ठीक है? बेस्ट एग्जांपल इज बैलून। You got this? और इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब आपने को ये नहीं सोचना है कि कोई मटेरियल आ गया बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास कैसे करेगी या क्या होगा। मटेरियल नहीं है कोई, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। गॉट इट? और आप देखोगे कि ऐसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉसियन सरफेस मींस क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस। यू गॉट इट? ठीक है? तो लेट अस से कि कोई क्लोज सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम अब जनरल केस ले रहे हैं। सरफेस भी कैसा? कोई भी रैंडम शेप का, कोई जरूरी नहीं कि बैलून राउंड शेप है, कुछ ऐसा होना चाहिए। कोई भी रैंडम शेप का सरफेस है और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया उसको? नॉन यूनिफॉर्म। कुछ भी ले लो आप, रैंडम, एनीथिंग। लेट्स से इस तरह से। अब ये बोर्ड पे तो लूप लग रहा होगा आपको, बट ये कैसा, ये क्या है? क्लोज 3 डायमेंशनल सरफेस, इमेजिनरी। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज सरफेस को रखा हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि इस सरफेस के लिए क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। तो जितना आपने अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पे आप क्या कहोगे, कैसे निकालेंगे? या फिर अगर आप निकालने के बारे में सोचोगे तो क्या दिक्कत आएगी आपको?
नॉन यूनिफॉर्म मतलब फॉर्मूला तो आपको पता है, ई डॉट क्या है, ए, ठीक है। तो अब इस क्लोज सरफेस के लिए जब आप फ्लक्स निकालना चाहते हो तो क्या क्या परेशानी आती है आपको? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि ई सेम तो है नहीं, और ए क्या क्या परेशानी आएगी? एरिया वेक्टर क्लोज है। देखो एरिया वेक्टर में आपको क्या परेशानी आएगी, जो मैं सुनना चाह रहा हूं एक तरह से, वो ये है कि अगर कोई फ्लैट सरफेस होता तो पूरे सरफेस के लिए एक एरिया वेक्टर आप डिफाइन कर सकते थे। व्हाट इज एरिया वेक्टर? परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इस पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, क्लियर, क्योंकि फ्लैट है। पर अगर सरफेस कैसा हो जाएगा, कर्व, एग्जांपल के लिए इसको ऐसे ले रहा हूं, और ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहां से ओपन है, इसको यहां से भी बंद होना चाहिए। इसको क्या बनना है? गॉसियन सरफेस। बट आप इमेजिन करो ये बंद है, और इस तरह से ये कैसा सरफेस हो गया? कर्व्ड, क्लियर, क्लोज्ड। कोई भी क्लोज सरफेस होगा तो वो फ्लैट थोड़ी ना होगा, क्या होगा? कर्व्ड हो जाएगा, क्लियर है, विदाउट इसमें। तो जब एक क्लोज सरफेस पे आप जाओगे तो हर जगह पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती जाएगी? डिफरेंट। यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? ऐसे, ठीक है, विदाउट इसमें। तो दो परेशानियां आएंगी आपको फ्लक्स निकालते वक्त। एक तो ई यूनिफॉर्म नहीं, आप क्या लेंगे? ई। दूसरा, आप एरिया वेक्टर को क्या डिफाइन करेंगे? पूरे सरफेस के लिए क्या एक एरिया वेक्टर बना पाएंगे आप? नहीं, हर जगह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती जा रही है? डिफरेंट, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, समझे? अब देखो हम कैसे निकालते होते हैं। सबसे पहले, क्योंकि एक क्लोज सरफेस कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, हम सबसे पहले इस सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे स्क्वायर्स में, जैसे ग्राफ पेपर होता है उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, ये व्हाट दिस है। तो इसको पहले छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। कोई कहे कि क्यों डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पैचेस में? देखो सबसे पहले तो छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड आप कैसे कर सकते हो? जस्ट जैसे ग्राफ पेपर वाला पैटर्न होता है ऐसा हम बनाएंगे, छोटे छोटे पैच। ये तो बहुत बड़े दिखाए हैं आपको समझाने के लिए, जितने छोटे आप सोच सकते हो। क्यों? अगर आप इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दोगे, फिर आप एक सिंगल पैच पे जाओगे, तो वो सिंगल पैच कैसा होगा? कर्व्ड होगा या फ्लैट होगा? फ्लैट। ये बात समझ में आती है? अगर आप बहुत बड़ा बनाओगे तो वो कैसा हो जाएगा? पैच कर्व्ड हो जाएगा। सोचो बैलून के बारे में सोचो। बैलून पे अगर आप क्या करोगे, बड़ा सा स्क्वायर बनाओगे तो वो कैसा हो जाएगा? कर्व, मुड़ जाएगा। बट अगर बहुत छोटा बनाओगे तो वो कैसा रहेगा? फ्लैट, ठीक है। कोई कहे जी फ्लैट के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्या हो जाएगा फ्लैट बनाकर? हम एरिया वेक्टर उस छोटे से पैच के लिए क्या कर पाएंगे? डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है, विदाउट इसमें। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर कोई कर्व, क्लोज मींस कोई क्लोज कर्व्ड सरफेस है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप उसको छोटे छोटे पैचेस में क्या करोगे? डिवाइड, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करोगे। ओके, अब इस फिगर को ही मैं रीड्रॉ करता हूं। ये देखो, यहां बना लेते हैं सेम, क्लियर। तो आपने इसको छोटे छोटे पैचेस में क्या किया? डिवाइड किया। लेट्स से ये एक छोटा सा क्या है? पैच। इसके लिए फिर आप एरिया वेक्टर डिफाइन कर पाओगे, तो आपने एरिया वेक्टर क्या कर दिया? डिफाइन। अब इस छोटे से पैच का एरिया वेक्टर क्या होगा? लेट्स से डेल्टा A1। बहुत सारे पीसेस में डिवाइड किया, ये कौन सा है? नंबर 1। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? लेट्स से इस डायरेक्शन में है। और कितनी है? E1। और इन दोनों के बीच में आपको एंगल भी पता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इस छोटे से पैच के लिए फ्लक्स क्या होने वाला है? What will be
what will be phi 1? It will be E1 dot delta A1. कोई डाउट? ठीक है। सिमिलरली आप दूसरा छोटा पैच लोगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करोगे और उसके लिए क्या निकाल लोगे आप? फ्लक्स निकाल लोगे। ठीक है? ये एक छोटे से इसके लिए क्या निकाला? फ्लक्स। ठीक है? ऐसी एक छोटा और पैच लेंगे, उसके ऊपर जाएंगे और उसके लिए क्या निकाल लेंगे? फ्लक्स। ऐसा काम हम कितने के लिए करेंगे? सबके लिए। और उन सभी फ्लक्स को क्या कर लोगे आप? ऐड। इसके थ्रू फ्लक्स निकालने का मतलब हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दिस एरिया, हमने वो निकाल दिया। फिर दूसरा छोटा एरिया उससे निकाल दिया, ऐसे सबके थ्रू निकाला पूरे सरफेस के लिए। ठीक है? ओके। अगर तो ये नंबर क्या होगा? ये बात समझ आती है? पुट आउट इसमें En डॉट डेल्टा A n। एनी प्रॉब्लम? ये पढ़ दिस। तो आप टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स विल बी एडिशन। ठीक है? इट विल बी, ये तो जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। डॉट डेल्टा ए एम। ये बात समझते हो? ये सिर्फ मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं किस बात को, कि एक के लिए निकालोगे और फिर वो प्रोसेस रिपीट करोगे सबके लिए और फ्लक्स को क्या कर लोगे? ऐड। ठीक है? अब जनरली ये जो नंबर होगा, जो छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करोगे, ये नंबर क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। क्लियर? तो हम इस तरह से ऐड नहीं करेंगे, हम इसका आंसर किसकी हेल्प से निकालेंगे? इंटीग्रेशन। और कैसे आप इंटीग्रेशन कब होगा? When this number approaches to what? Infinity। जब ये नंबर क्या हो जाए, जितने आपने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, अगर ये नंबर बहुत बढ़ जाएगा, तो आप इसको किससे रिप्लेस कर दोगे? आप ऐसे ऐड नहीं करोगे, आप इसको क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। तो मैथ्स की लैंग्वेज में उसको कैसे लिखते हैं? देखो, यहां तक क्लियर? गॉट इट? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? मैं यहां लिख देता हूं। आप फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं, समेशन I इक्वल टू 1 टू व्हाट n, और यहां क्या लिखेंगे आप? EI डॉट डेल्टा A I। समझ में आ रहा है? इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर? I कहां से कहां वेरी कर रहा है? 1 टू व्हाट? ये क्लियर? एंड इफ द नंबर इज वेरी लार्ज, क्लियर, तो आप इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? अगर ये नंबर क्या हो जाए? इंफिनिटी को अप्रोच करे, मतलब बहुत बड़ा हो जाए नंबर, जितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, राइट? तो डेल्टा ए, एक छोटे पैच का एरिया क्या हो जाएगा? बहुत कम, जीरो नहीं हो जाएगा एग्जैक्ट, अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है? और फिर आप क्या निकालेंगे? फिर आप जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, समेशन ये बात समझ रहे हैं? इफ द नंबर इज वेरी लार्ज, और जब आप उनको सबको ऐड करोगे, क्लियर, तो उस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, वी से इट लाइक दिस, कि एक छोटे से पैच को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? DA। क्लियर? एक छोटे से पैच को किससे रिप्रेजेंट करोगे? DA। उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? DA, और वहां पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E। क्लियर? तो छोटे से पैच के लिए फ्लक्स क्या होगा? E डॉट DA। और फिर आप इस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मींस, ये सर्कल का मीनिंग क्या है? कहां पर इंटीग्रेट करोगे? पूरे सरफेस के लिए। ये बात समझ में आती है? ठीक है? इस पूरी ये जो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। ठीक है? तो आपको बस ये समझना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो सिंपली क्या है, आप एक छोटा से पैच पे जाएंगे, उसका एरिया वेक्टर क्या है? उसका एरिया कितना है? DA। उस छोटे से पैच के लिए फ्लक्स क्या होगा? E डॉट
डीए। और टोटल फ्लक्स कैसे आएगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ये क्लियर? ये पूरी कहानी को आपने समराइज कर दिया इसमें। ये क्लियर है? जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यू गॉट दिस थिंग? तो इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में हम उसको ऐसे लिखते हैं, एक छोटे से पैच पे गए, क्लियर, उसका क्या निकाला? फ्लक्स निकाला, और उस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे आप? इंटीग्रेट। सर्कल मींस इंटीग्रेशन ओवर कंप्लीट सरफेस, यू गॉट? तो ऐसे आप निकालेंगे किसके लिए? कर्व्ड क्लोज्ड सरफेसेस के लिए फ्लक्स हम ऐसे निकालते हैं, ये क्लियर? इसमें हो क्या रहा है वो ये समझा है, ये क्लियर? ये एक के लिए निकाला, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ऐसे सबके लिए निकाला, और जब ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है तो हम इसको इसकी जगह किससे रिप्लेस कर देते हैं? क्या बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। गॉट इट? कोई भी डाउट इसमें? एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड surface. Obviously closed means what? Curved. Well, and this is imaginary surface, hypothetical, है ना? कुछ सच में वहां नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं। डन? याद रखना इस बात को। आप फिगर वाइज ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी आपके पास कर्व सरफेस होगा, ठीक है, और आपको कोई कहे कि ये जो क्लोज कर्व सरफेस है इसके लिए क्या निकालो? फ्लक्स निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा हुआ है इसको, तो आप इसको पहले छोटे छोटे किस में डिवाइड करेंगे? आप पैचेस में डिवाइड करेंगे। लेट्स से ये एक छोटा सा पैच है और इसका एरिया वेक्टर क्या है? डीए, और इसकी डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। तो इस छोटे पैच पे जाएंगे आप, इसका एरिया ये है, डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहाँ पर क्या है? इस डायरेक्शन में है, और कितनी है? ई। तो इस छोटे से पैच के लिए फ्लक्स क्या लिखेंगे आप? व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल पैच? ई डॉट डीए। एंड व्हाट विल बी फ्लक्स थ्रू द होल ऑफ द सरफेस? इंटीग्रेशन। क्लियर? यू गॉट दिस थिंग? बट जब हम कहते हैं इंटीग्रेशन तो उसके पीछे क्या छुपा हुआ है कि हर छोटे छोटे पैच के लिए क्या निकालेंगे? फ्लक्स, और उसे क्या करेंगे? ऐड। क्लियर? ये लिखने का मीनिंग ये था। और हाँ जी, पहले स्टेटमेंट पढ़ो, देखो सर क्या आता है। Net flux passing through a Gaussian surface. Gaussian surface means a closed imaginary surface is equal to net charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught. This is what epsilon naught. ठीक है? Okay. एक साथ में एग्जांपल बना लेते हैं। देखो, let's say ये एक Gaussian surface है, ठीक है? अभी कुछ मत लिखो, है ना? अभी पहले समझो आप, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, और लेट अस सपोज इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये एक चार्ज है, कितना है? Q। ठीक हो गया? आपने एक Q चार्ज है और उसके आसपास आपने एक रैंडम शेप का क्या बनाया है? गॉसियन सरफेस, मतलब बिल्कुल क्लोज सरफेस, और उसने इस चार्ज को क्या किया हुआ है? एनक्लोज। ठीक? अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स निकाली जा सकती है। हमने सीखा है ना फ्लक्स निकालना। कैसे निकालोगे फ्लक्स? पहले इस गॉसियन सरफेस क्या करोगे? स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है? ओके, लेट्स से ये एक छोटा सा पैच है, ठीक है? इसका एरिया वेक्टर क्या है? लेट्स से इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, डीए वेक्टर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, ई। तो इस छोटे से पैच के लिए फ्लक्स क्या आएगा? व्हाट विल बी फ्लक्स फॉर दिस स्मॉल पैच? ई डॉट डीए। बिल्कुल जी, इसके लिए फ्लक्स आएगा ई डॉट डीए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, E dot B,
और अगर आपको पूरे सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना है तो कैसे आएगा? इंटीग्रेशन। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? फ्लक्स निकाल सकते हैं कोई डाउट? ओके। अब गॉस लॉ ये कहता है कि जो आप फ्लक्स निकालोगे वो किसके इक्वल होगा? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ ये कहता है कि ये जो आपने फ्लक्स निकाला फाई, ये किसके इक्वल होने वाला है? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये है आपका क्या? गॉस लॉ। चार्ज एनक्लोज्ड बाय व्हाट? बात समझ में आती? कोई डाउट इसमें? और ये जो चार्ज इनक्लोज है ये कौन सा चार्ज लेना है आपको? नेट। मतलब अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेट कितना है? ठीक है? मतलब अनइक्वल भी हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा नहीं कि कंबाइंड जीरो हो जाएगा। यू व्हाट दिस थिंग? नेट लेना है। कोई भी डाउट? ये बात समझ में आती? ओके गुड। तो सबसे पहली बात तो देखो आपको ये समझनी है कि अब फ्लक्स निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। इससे पहले एक ही तरीका था, छोटे से पैच पे जाओ, एरिया वेक्टर ई डॉट डीए करो, फिर इंटीग्रेट करो। इससे पहले तो यही तरीका था, पर अब एक नया तरीका आ चुका है आपके पास। फ्लक्स गॉस लॉ ने बताया किसके इक्वल होता है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अगर आपको ये पता हो कि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा है तो आप बिना किसी इंटीग्रेशन के क्या निकाल सकते हो? चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्या करना है? एप्सिलॉन। तो हमेशा दिमाग में रखना, फ्लक्स के दो तरीके हैं आपके पास, एक थ्रू इंटीग्रेशन, दूसरा विदाउट इंटीग्रेशन यूजिंग गॉस लॉ। ये बात समझ आती? कोई भी डाउट इसमें? ओके। अब इस गॉस लॉ के रिगार्डिंग देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेट अस सपोज ये सिचुएशन, ये गॉसियन सरफेस है, ये अंदर चार्ज पड़ा है, इस चार्ज की वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कैसी होगी? आउटवर्ड्स, है ना? अब मैं बना नहीं रहा हूं सारी, इस तरह से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है? ओके गुड। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना, मैंने हाइपोथेटिकल ऐसे डायरेक्शन दी है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन ऑल डायरेक्शन। गुड। सपोज करो अगर अभी ये सिचुएशन है और आपने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स ऐसे निकालोगे ई डॉट डीए करके, ठीक है? अगर अब मैं बाहर एक क्या रख दूं, यहां पर एक मैं प्लस क्यू चार्ज रख दूं बाहर, ठीक है? और आप फिर से फ्लक्स निकालोगे, जब दोबारा से क्या निकालोगे? फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालते वक्त जब E आप यहां पर जाके नोट करोगे तो अब सेम रहेगा या बदल जाएगा? चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि आप जब इस सरफेस पे जाओगे, पिछली बार तो सिर्फ कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था? ये वाला चार्ज। पर अब की बार जब आप यहां पहुंचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी होगी और क्या होगी? इसकी वजह से भी होगी। कोई डाउट? ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या फ्लक्स का आंसर चेंज होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी तो फ्लक्स का आंसर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि पहले ये सिचुएशन थी, ये चार्ज है, ये गॉसियन सरफेस है, बाहर कुछ नहीं था, तब फ्लक्स हमने ऐसे निकाला, ठीक है? अब हमने बाहर चार्ज रख दिया और फिर से इसके थ्रू क्या निकाला? फ्लक्स। तो मैंने आपको लॉजिक दिया कि पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसकी वजह से थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होगी। तो E बदल गया तो फ्लक्स बदलेगा कि नहीं? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? अंदर चार्ज सेम है। अंदर तो चार्ज सेम है। यस। लगता है देखने में कि फ्लक्स बदल जाएगा, बट फ्लक्स विल नॉट चेंज। व्हाई? एक सिंपल पहले लॉजिक से हम पहले देख लेते हैं। क्योंकि फ्लक्स इसके इक्वल होता है, फ्लक्स इसके भी तो इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। क्या चार्ज इनक्लोज बदला है? नहीं है? बट फिर इसका क्या जवाब होगा कि E तो बदल गया है, फिर भी फ्लक्स बदला क्यों नहीं? वो इसलिए कि ये जो चार्ज है
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट इसमें से क्या करेगी, पास करेगी, पर जितनी एंटर करेगी उतनी ही क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। तो नेट कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स होता है नेट फ्लो। नेट उस सरफेस से कितनी बाहर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड या अंदर आ रही है, नेट। ये पास करने को फ्लक्स नहीं बोलते। ये क्लियर? यू गॉट दिस? अभी तक अगर आप सोच रहे हो कि फ्लक्स का मतलब होता है हाउ मच फ्लोइंग, नहीं, हाउ मच नेट इज फ्लोइंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। और नेट का मतलब होता है या तो उसमें से बाहर निकले या उसमें अंदर जाए कुछ नेट, तब बोलोगे। तो इसको बाहर रखने से नो डाउट अगर इसमें से अभी 10 निकल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अब क्या निकलने लगेंगे, एक ऐसे इसको देखोगे तो क्या लगेगा कि 12 हो गई, नहीं, ये 2 एंटर हुई और दोनों क्या हो गई, बाहर आ गई। तो नेट फ्लो इसका क्या है, बाहर वाले चार्जेस की वजह से नेट कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, 0। तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी तो कहीं पर क्या हो जाएगी, कम भी हो जाएगी। ठीक है? कोई डाउट इसमें? और सबसे सिंपल तरीका अपने आप को जस्टिफाई करने का है, समझने का क्या है, आप इससे देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे क्योंकि ई तो बदल रहा है नो डाउट, ठीक है, बट आप इसको देखो, चार्ज एनक्लोज तो क्या रह रहा है, सेम। यू गॉट इट? ठीक है? तो दोनों के बारे में सोचना है आपने, फ्लक्स का एक्सप्रेशन, तब आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है जी? और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ज्यादा सोचना, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर बढ़ेगी तो कहीं पर क्या होगी, कम भी होगी। ठीक है? विदाउट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, 0। क्यों? जो बाहर पड़ा चार्ज है उसकी वजह से जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको नोट करना है जी, हाँ जी, सबसे पहला जो पॉइंट नोट करने वाला है वो क्या है, इस एक्सप्रेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे ई लिखा हुआ है वो किसकी वजह से है, चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस, आउटसाइड या ऑल द चार्जेस, और इस एक्सप्रेशन में जो क्यू लिखा हुआ है वो कौन सा चार्ज है, इनसाइड द गॉसियन, आउटसाइड या ऑल, इनसाइड, ओनली इनसाइड। क्लियर? यू गॉट दिस? ये क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अबव इक्वेशन इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। क्लियर? Clear? But the Q in the equation is only charge enclosed by the Gaussian surface. अभी मत लिखो, पहले समझो। ये क्लियर? ठीक है? पहला पॉइंट जो समझा, ये क्लियर? सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। पहले इसको यहाँ करते हैं, फिर आप इसको देखो। ये चार्ज इसके आसपास क्या ड्रॉ कर रखा है, ये गॉसियन सरफेस। क्लियर? सपोज करो आपने इसके लिए फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है? अब मैंने एक और गॉसियन सरफेस बनाया इससे बड़ा, ये कलर चेंज कर देते हैं।
रैंडम शेप, इससे बड़ा गॉसियन सरफेस। तो ये जो रेड वाला गॉसियन सरफेस है, न्यू वाला, इसके थ्रू फ्लक्स पहले वाले से ज्यादा होगा, कम होगा, सेम होगा? सेम होगा। क्यों? Yes. जब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तब आपको एकदम से क्लैरिटी हो सकती है कि चार्ज इनक्लोज तो क्या है, अभी भी सेम है। क्लियर? तो फ्लक्स क्या होने वाला है? सेम। बट अगर आप इसको देखेंगे तो इमीडिएट क्लैरिटी नहीं होगी, आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई, एरिया भी बढ़ गया, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बट कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा, बट आप देख के नहीं बता पाओगे ना। यू गॉट दिस थिंग? अभी मैंने कहा दोनों को देखना है, हमेशा हमेशा दोनों के बारे में सोचना है। ये एक्सप्रेशन क्लियरली आपको क्या बताएगा कि फ्लक्स तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज। आप कैसा भी क्वेश्चन में बनाते रहो, अगर चार्ज इनक्लोज क्यों रहेगा तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम। ठीक है? यू गॉट दिस? ठीक है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स passing through a Gaussian surface is independent of shape and net flux passing through a Gaussian surface independent of shape and size of Gaussian surface. It only depends upon charge enclosed by the Gaussian surface. कोई डाउट? ये क्लियर? Got it? ठीक है, वेरी गुड। लास्ट, वैसे तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ऑब्वियस ये पॉइंट है। ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, अगर ये यहाँ ना होकर इस कॉर्नर में होता, या इस कॉर्नर में होता, या इस कॉर्नर में होता, तो क्या फ्लक्स चेंज हो जाता? फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट पोजीशन। सिर्फ इससे मतलब है कि कितना चार्ज है, जहां मर्जी हो, जिस मर्जी कॉर्नर में, है? तो सेंटर में है, राइट पे है, लेफ्ट पे है, अप है, डाउन है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? पोजीशन इन मटेरियल। तो आप क्या कह सकते हैं? थर्ड, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ Gaussian surface is independent of position of charge inside Gaussian surface. कोई डाउट है इसमें? ये क्लियर? सिंपल। तो आपको तीनों बातें क्लियर? कोई भी डाउट? ठीक है? तो ये होता है कि गॉस लॉ। क्लियर? पहले फ्लक्स निकालने का एक ही मेथड था, दो मेथड। इस बात पे, इन तीनों पॉइंट्स पे ही क्वेश्चन फ्रेम होगा, इन तीनों पे ही बनेगा। या तो इस बात को यूज कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, सब की वजह से, बट क्यों क्यों होगा, सिर्फ चार्ज इनसाइड। ठीक है? दूसरा, फ्लक्स शेप साइज से नहीं फर्क पड़ जाएगा, आपने हमेशा क्या देखना है, व्हाट इज चार्ज इनसाइड। ठीक है? लास्ट हम बात यहां पर कर सकते हैं। देखो,
फ्लक्स क्या लगता है आपको? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फ्लक्स। फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा? एप्सिलॉन तो क्या है? पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। तो फ्लक्स का साइन किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज एनक्लोज्ड। अगर चार्ज एनक्लोज्ड पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी क्या होगा? पॉजिटिव। चार्ज एनक्लोज्ड, नेट चार्ज एनक्लोज्ड नेगेटिव है तो फ्लक्स भी क्या होगा? नेगेटिव। और अगर चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। फॉर एग्जांपल ये देखो, लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? इसके आसपास आपने ये एक क्या बनाया? गॉसियन सरफेस। तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या आएगा? पॉजिटिव। और आप फिगर वाइज विजुलाइज करने की कोशिश करो, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे, ठीक है? अवे अवे अवे, ठीक है? तो उसका फ्लक्स कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फ्लक्स, पहली बात तो पॉजिटिव नेगेटिव किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज क्लोज पॉजिटिव तो फ्लक्स क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव फ्लक्स का एक और मीनिंग समझो कि अगर किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, इनवर्ड? आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, उस सरफेस में से बाहर आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर एक क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से बना देते हैं, नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैसा होने वाला है जी? ठीक है? ये सरफेस हमने बना दिया गॉसियन सरफेस। तो आप देख सकते हो गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? इनवर्ड्स। पहली बात है, इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि चार्ज क्लोज नेगेटिव। और मीनिंग क्या है नेगेटिव फ्लक्स का? कि समथिंग इज गोइंग इनवर्ड्स। ये क्या? गुड अप, ओके गुड। और ऐसा भी हो सकता है जी, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, अब मैं ये रैंडम बना रहा हूं फिगर, है ना? आपने बिल्कुल, ये दो इक्वल चार्जेस हैं। ये कैसे चार्जेस हैं जी? इक्वल। ये क्या है? प्लस क्यू, और ये क्या है? माइनस क्यू। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा? जीरो। अगर आप यहां से देखेंगे, चार्ज क्लोज क्या हुआ? जीरो। तो फ्लक्स क्या हुआ? जीरो। पर अगर कोई कहे कि अभी तो आपने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव, अंदर आ रहा है तो नेगेटिव। नेट फ्लो देखना होगा, है ना? यहाँ पर नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, यहाँ पर इनवर्ड आ रहा है, पर जितना बाहर जा रहा है उतना ही इनवर्ड आ रहा है। तो नेट फ्लो देखना होता है। तो नेट तो इस सरफेस के थ्रू कुछ फ्लो नहीं हो रहा, राइट? तो फ्लक्स क्या हो गया? जीरो, राइट? तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव फ्लक्स means something is coming out of the surface. Negative flux, something is going in. Zero flux, nothing, net, no flow. हो सकता है जितना बाहर जा रहा हो उतना अंदर आ रहा हो, या फिर कुछ फ्लो ही ना हो, दोनों ही मतलब हो सकता है। कोई डाउट? ये क्लियर? यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक। Proof of Gauss law। देखो, इसको बड़े सिंपल वे से प्रूव कर सकते हैं। और गॉस लॉ का प्रूफ मतलब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि अगर हम किसी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाए? चार्ज इनवर्स बाय एप्सिलॉन। तो बड़ा सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, लेट्स से ये एक चार्ज है प्लस क्यू, और इसके आसपास एक आर रेडियस का हमने क्या ड्रॉ कर लिया? गॉसियन सरफेस। गॉट इट? ये आर रेडियस का एक क्या है? गॉसियन सरफेस है अराउंड दिस चार्ज, विद दिस चार्ज एज सेंटर। ठीक, सिंपल। अब आप एक बात मुझे बताओ,
कि क्या आप इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल सकते हो? हमने पढ़ा फ्लक्स निकालना, तो इंटीग्रेशन वाले मेथड से अगर आप कहोगे फ्लक्स निकालना है तो हमें प्रूव करना है ना। ओके, तो आप एक छोटा सा क्या लोगे, आप एक सरफेस, क्लियर? उस छोटे से सरफेस के लिए क्या बनाओगे? एरिया वेक्टर। ओके, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होने वाला है? इस तरह से आउटवर्ड्स होगा, क्लियर? स्फेरिकल सरफेस है, एरिया वेक्टर कहाँ होगी? डायरेक्शन आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिकल कहाँ होगी इसकी चार्ज की? पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिकल भी क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड्स। गुड, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है? तो इस छोटे से पैच के लिए आप फ्लक्स क्या लिखेंगे? E डॉट dA, और पूरे सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होने वाला है? इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हो फ्लक्स का। अब क्योंकि ये छोटे से पैच के लिए एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, दोनों में एंगल क्या हो गया? 0। दोनों में एंगल क्या हो गया? 0। तो आप फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स विल बी E dA cos 0। cos 0 क्या होता है? 1। तो फ्लक्स हो गया E dA। क्या कोई डाउट नहीं? अब एक और सिंपल सी बात, आप कहीं पर भी जाओ, जब आप फ्लक्स निकाल रहे होगे छोटे छोटे पैचेस के लिए, आप कहीं पर भी जाओगे, आप हमेशा सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रहने वाले हैं? R। कहीं पर भी जाओगे R डिस्टेंस पे होगे, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर क्या होगी? मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है पॉइंट चार्ज की? kq/r², क्लियर? तो जब आप इस गॉसियन सरफेस पर कहीं पर भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या रहना है? यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगी? बाहर, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट। तो फ्लक्स को क्या लिखा जा सकता है? E इंटीग्रेशन dA। और इंटीग्रेशन dA का मतलब क्या हुआ फॉर सरफेस? कि आप हर छोटे छोटे पैच के एरियाज को क्या करोगे? ऐड करोगे पूरे सरफेस के लिए। तो किसका सरफेस एरिया बन जाएगा? पूरे सरफेस का। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। इसका मीनिंग समझे आप? हर छोटे छोटे पैच के एरिया को क्या करना है? आपको ऐड करना है पूरे सरफेस के लिए। तो उससे क्या बन जाएगा? पूरे सरफेस का सरफेस एरिया। तो फ्लक्स कितना आ गया? E into what? 4πr²। अब E की वैल्यू आप जानते हो, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी R डिस्टेंस पर? इट विल बी Q बाय क्या? 4πr²। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की, इनटू क्या करना है आपको? एक क्लियर? क्या चीज कैंसिल हो गई? 4πr²। क्लियर? तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि फ्लक्स किसके इक्वल आ रहा है? Q बाय व्हाट? तो ये तो क्या है? गॉस लॉ। दिस इज गॉस लॉ। कोई भी डाउट? ये क्लियर? ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन से प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ठीक है? अब इसी में साथ में आप एक और चीज कर सकते हो, क्या? इसी के बेसिस पे, दैट इज Coulomb's law from Gauss law। अब हमें अगर कहा जाता है कि Coulomb's law निकालो फ्रॉम क्या? गॉस। तो स्टार्ट आपने किससे करना है? गॉस लॉ से। और क्या डिराइव करना चाहते हैं? Coulomb's law से। तो यही सिचुएशन यही है, सेम पॉइंट चार्ज लिया, उसके आसपास क्या लिया? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी, क्लियर? तो इस गॉसियन सरफेस के लिए जो फ्लक्स है, गॉस लॉ क्या कहता है? किसके इक्वल होगा? Q बाय क्या? एप्सिलॉन। ये क्लियर? गॉस लॉ ये कहता है, कोई दिक्कत है? और ये जो फ्लक्स है इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, फ्लक्स क्या होता है? लेट्स से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E। फ्लक्स क्या होगा? E into what? एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस।
E into what? Area. So flux will be E into area. Area क्या है? 4 pi r square. ठीक है? कोई डाउट है? अब ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है. फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज E dA. E को बाहर लाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ dA, तो क्या आएगा फ्लक्स? ये आएगा. बात समझ रहे हो आप? मैंने डायरेक्टली ये स्टेप लिख दिया है. You got it? Flux is E dot dA. E dA cos 0. Then what? This. ये क्लियर? कोई डाउट? मैंने इस स्टेप के बाद ये सीधा कैसे लिख दिया? किसी को परेशानी है तो वो यहाँ पर देख सकता है. Flux is E dot dA for this Gaussian surface. क्लियर? तो फ्लक्स क्या बन जाएगा? It is E dA cos 0. Well, this becomes what? E dA. Well, now E is constant, comes out dA. Well, so flux becomes E into what? 4 pi r square. ये क्लियर? Yes. कोई डाउट? कैसे लिख दिया हमने? ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपके पास? इसको यहाँ ले जाओ, क्या आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस कितना आ गया? Q by 4 pi epsilon r square. कोई डाउट? ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? फोर्स बाय वॉट? Q नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज. क्लियर है? तो F को क्या लिख सकता हूँ मैं? Q नॉट को वहां ले जाओ, तो ये क्या हो गया? Q नॉट बाय वॉट? So what is force on a Q naught charge placed at r distance? ये आ गया. ये तो क्या है? तो starting from Gauss law we can come to what? Coulomb's law. कोई भी डाउट इसको? So this is proof of Gauss law and what? Coulomb's law from Gauss law.